मॉडर्न फिजियोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स आते हैं? टेस्टिस, एपिडिडाइमस, डक्टस डिफरेंस, यूरेथ्रा। ठीक है। एसेसरी ऑर्गन्स जो सिर्फ सहायक अंग हैं वो हैं सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आते हैं? पेनिस और स्क्रोटम। तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे इनका क्या रोल होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी में। सबसे पहले टेस्टिस, वृषण। टेस्टिस आर 2 in number, सस्पेंडेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी क्यों लिखा है? क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनके होमोलोगस जो है वो क्या है? ओवरी। टेस्टिस के होमोलोगस क्या है? ओवरी, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहती हैं, जबकि मेल्स में टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर सस्पेंडेड लटके हुए रहते हैं और उसे कहते हैं स्क्रोटम। जिस कैविटी के अंदर ये रहते हैं उसे कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम इज मेड अप ऑफ एक्टिन एंड स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो डार्टोस मसल, डार्टोस नाम की एक मसल है, उससे मिलकर ये बने हुए रहते हैं। इन द एम्ब्रियो the testis lies in the abdominal cavity, okay, near the kidneys. About 2 months before birth, the testis descend through the inguinal canal of scrotum, and the descent is due to testosterone hormone. तो इन्होंने लिखा है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन में ही होते हैं, किडनीज़ के पास ही होते हैं, लेकिन वहाँ से इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू ये स्क्रोटम में सस्पेंड होते हैं, उधर की तरफ ट्रैवल करते हैं और ऐसा 7th मंथ में होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइन्ड बाय स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ सपोर्टिंग सेल और स्पर्मेटोजेनिक सेल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं उनमें स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती हैं। स्पर्मेटोजेनिक, जनन, जेनेसिस, पैदा करना। ठीक है। और दूसरी होती हैं इसमें सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स जो प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं डेवलपिंग स्पर्म को। तो दो तरीके के सेल होती हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल और सर्टोली सेल। ये टेस्टिस के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये एक डायग्राम जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्पर्मेटिक कोर्ड और ये ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है ये स्क्रोटम के अंदर का टेस्टिस का पार्ट है। इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया हुआ है। इस सेक्शन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर ये लोब्यूल्स हैं जिनके अंदर आपकी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती हैं, और ये लोब्यूल्स के बीच में इनको डिवाइड करते हैं अलग अलग लोब्यूल्स में, वो होते हैं सेप्टम। इनके बाहर की कवरिंग को कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो ये 3 होती हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेसिकुलोसा। ठीक है, और इसके बाहर जो है वो रेटे टेस्टिस, डक्टस डिफरेंस और एपिडिडाइमस ये पार्ट होते हैं। ठीक है, तो कवरिंग्स में क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, कैप्सूल दैट सराउंड्स ईच टेस्टिस, सेप्टा जो इनको अलग अलग करते हैं, और हर एक लोब्यूल के अंदर 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। 1 से लेकर के 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। okay, इनके स्पर्म फॉर्मिंग एक्शन होते हैं और ये खाली होते हैं, एम्प्टी होते हैं रेटे टेस्टिस के थ्रू। स्पर्म जो ट्रैवल करता है वो एपिडिडाइमस के थ्रू ट्रैवल करता है। इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं वो एंड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, जो कि टेस्टोस्टेरोन के नाम से होता है।
डक्ट सिस्टम देखिए, एपिडिडाइमस क्या है, कॉमा शेप्ड कॉइल ट्यूब। ओके, एपिडिडाइमस क्या है, कॉमा शेप्ड कॉइल्ड ट्यूब होती है, फाउंड इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ टेस्टिस अलोंग द पोस्टीरियर लेटरल साइड। ये टेस्टिस के सुपीरियर पार्ट में पीछे की तरफ और लेटरली पाई जाती है, ऊपर पीछे की तरफ और लेटरल में। ओके, और इसका फंक्शन क्या होता है, जो कि स्टोरेज ऑफ स्पर्म सेल्स, एटलीस्ट 20 दिन तक ये इनको स्टोर करके रख सकते। एक्सपेल स्पर्म विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन एपिडिडाइमस वॉल टू द वास डिफरेंस। एक्सपेल स्पर्म विद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जब भी होगा तो ये स्पर्म्स को एक्सपेल करती हैं। दूसरा डक्टस डिफरेंस क्या होता है, जो एपिडिडाइमस से इजैक्यूलेटरी डक्ट तक लेकर के जाते हैं स्पर्म्स को, उसे डक्टस डिफरेंस या वास डिफरेंस कहते हैं। और ये इंग्वाइनल कैनाल और ब्लैडर के ऊपर से पास होता है, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट जब भी होती है तो ये मूव करता है स्पर्म्स को पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। स्पर्मेटिक कॉर्ड, डक्टस डिफरेंस, ब्लड वेसल्स और नर्व इन ए कनेक्टिव टिश्यू शीथ। स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या होता है, डक्टस डिफरेंस, ब्लड वेसल्स और नर्व एक कनेक्टिव टिश्यू शीथ के अंदर ही होते हैं। एक शीथ मतलब कवरिंग के अंदर होते हैं। ठीक है, वहीं से ये ट्रैवल करते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू। और इसी डक्टस डिफरेंस को हम जब वेसेक्टोमी करते हैं, ठीक है, मेल्स को स्टेराइल करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नॉन फंक्शनल, बेसिकली टेस्टिस में जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है उसका पाथवे हटा देते हैं, वेसेक्टोमी करते हैं। ठीक है, तो डक्टस डिफरेंस को ही काटा जाता है क्योंकि यही उनका पाथवे या ट्रैवल बनाते हैं। यूरिथ्रा का यहाँ वर्णन क्यों किया है, क्योंकि स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो और जो हमारे यूरिथ्रा है वो सेम पाथवे को शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहीं से यूरिन और स्पर्म मेल्स में जो है दोनों एक ही पाथवे से आते हैं। ठीक है, और यूरिथ्रा जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के बेस से लेकर के टिप ऑफ द पेनिस तक होता है। स्पर्म यहाँ एंटर करता है इजैक्यूलेटरी डक्ट के थ्रू, तो इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है वो यूरिथ्रा तक ला करके इसे छोड़ देती है। अब सेमाइनल वेसिकल्स क्या करते हैं, सेमाइनल वेसिकल जो कि यूरिनरी ब्लैडर के बेस पर होते हैं, ये स्पर्म को थिक और येलोइश सिक्रीशन प्रदान करते हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ाने का काम करते हैं। इसमें बेसिकली फ्रुक्टोज, विटामिन सी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, और दूसरे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि स्पर्म को नरिश और एक्टिवेट रख सकें। अब प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या करते हैं, जो कि मेल यूरिथ्रा के प्रॉक्सिमल पार्ट पर होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से एमर्ज होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड थिन ओपेक लिक्विड, ठीक है, और जो स्लाइटली एसिडिक रिएक्शन का होता है, ऐसा लिक्विड जो है वो उनके अंदर सिक्रीट करते हैं स्पर्म्स के अंदर। मिल्की फ्लूइड होता है, ये स्पर्म को एक्टिवेट भी करता है। और एसिडिक होने का रीज़न क्या है, क्योंकि फीमेल वेजाइनल सिक्रेशन जो है वो बेसिक होते हैं। ठीक है, तो उनके एल्कलाइन होने से स्पर्म की डेथ ना हो, इसलिए प्रोस्टेट सिक्रेशंस जो हैं वो एसिडिक होते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने से वो नॉर्मल भी हो जाते हैं। दूसरा बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड लार्जेस्ट अमंग रिप्रोडक्टिव एसेसरी ग्लैंड, ठीक है, ये सबसे बड़ी होती हैं, मटर के दाने जितनी, पी साइज ग्लैंड, इंफीरियर टू प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड के पीछे, नीचे की तरफ।
ये क्या म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, क्लीन्स द यूरिथ्रा ऑफ एसिडिक यूरिन। ठीक है, एक म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं जिससे यूरिथ्रा को क्लीन किया जा सके। यूरिन भी वहीं से पास आउट होना है और स्पर्म भी वहीं से पास आउट होने हैं, इसलिए बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन क्या करेगा, यूरिथ्रा को क्लीन रखता है। ठीक है, लुब्रिकेंट का काम करता है इंटरकोर्स के दौरान। ठीक है, और पेनाइल यूरिथ्रा में इनके सिक्रेशंस जो हैं वो होते हैं। सीमन क्या है, मिक्सचर ऑफ स्पर्म और एसेसरी ग्लैंड सिक्रेशंस। ठीक है, तो स्पर्म और एसेसरी ग्लैंड के जो भी सिक्रेशन हमने पढ़े उनको अगर मिक्स करें तो वो एक चीज़ बनती है सीमन। स्पर्म अलग है, ठीक है, और हर एक ग्लैंड के सिक्रेशंस अलग हैं। और फ्रुक्टोज क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करता है। एल्कलाइनिटी ऑफ सीमन न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ वेजाइना। ये हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा शायद। ठीक है, वेजाइना का जो नेचर है वो एसिडिक है और सीमन जो है वो अल्कलाइन है। और ऊपर जो हमने पढ़ा है अभी, उस सिक्रेशन को हमें अल्कलाइन करना होगा वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगा यहाँ पर भी। ठीक है, वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस जो है वो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के जैसे जहाँ से यूरेथ्रा पास ऑन होता है, इसे कॉपुलेशन या इंटरकोर्स का मेन ऑर्गन कहा गया है। ठीक है, द टू कॉर्पोरा कैवर्नोसा lies in the posterior surface of corpus spongiosum is on the anterior surface। तो इसमें क्या है कि पेनिस के अंदर 3 ही मस्कुलर लेयर्स होती हैं। ठीक है, दोनों साइड पे कॉर्पोरा कैवर्नोसम। ठीक है, और एक जो है मिडिल में कॉर्पस स्पंजियोसम। तो 3 मसल्स होती हैं बेसिकली यहाँ पर, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पोंजियोसा या कॉर्पस स्पोंजियोसम भी कह सकते हैं इसे। तो डिस्टल एंड ऑफ द पेनिस एक्सटेंड्स टू द ग्लांस पेनिस। ये डिस्टल से ग्लांस पेनिस की तरफ एक्सटेंड करते हैं। एक फोल्ड 4 स्किन होती है। ठीक है, इसे प्रीप्यूस कहते हैं। स्क्रोटम जो स्किन का इनके अंदर सेप्टम होता है और ये एब्डोमिनल कैविटी से अलग होते हैं। स्किन का एक सैक है, एक बैग थैली के जैसे आकार का है और इसका काम होता है कि ये टेस्टिस को लोअर टेम्परेचर पर रखता है, बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर रखता है। उसके बाद एंड्रोजन्स कौन कौन से हैं, अभी तक ये जो हैं अब हमने जो पढ़ लिया है उसी को रिवाइज किया है। तो एंड्रोजन्स यहाँ कौन कौन से हैं, टेस्टोस्टेरोन आर सिक्रेटेड बाय लीडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस की लीडिंग सेल से एंड्रोजन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं विद ए स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एड्रीनल। एड्रीनल ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है इसमें बहुत थोड़ी अमाउंट में रहता है। इन द मेल एम्ब्रियोज एंड्रोजन सिक्रेटेड बाय लीडिंग सेल इज इनिशिएटेड बाय ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन HCG। ठीक है, तो ये HCG से इनिशिएटेड होते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड टू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बाय 5-alpha reductase इन पेरिफेरल टिश्यूज। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस हैं जो चेंजेस होते हैं इसमें टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियोजेनिकली टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट्स द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया व्हाइल DTH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल जेनिटेलिया। ठीक है, एम्ब्रियोनिक लेवल पर बात करें तो टेस्टोस्टेरोन एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनाने को स्टिमुलेट करता है, उस समय पर उसके डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है, जबकि DTH जो है वो इंटरनल जेनिटेलिया के डेवलपमेंट को बनाता है या स्टिमुलेट करता है।
इन द एडोलेसेंस एंड्रोजन स्टिमुलेट स्केलेटल ग्रोथ एंड मस्कुलर प्रोटीन सिंथेसिस। किशोरावस्था में क्या होगा कि एंड्रोजन्स जो है वो स्केलेटल ग्रोथ और मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। एंड्रोजन इंड्यूसेस एग्रेशन एंड लिबिडो। अगर एंड्रोजन्स का एक्सेस अमाउंट होता है तब की बात है ये कि एग्रेशन और लिबिडो का अर्थ क्या होता है, लॉस ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट, वो उनको शुरू करने का काम या उनको इनिशिएट करने का काम एंड्रोजन्स का होता है। दे ऑल्सो प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो भी एंड्रोजन्स की सहायता से ही इनिशिएट होते हैं या शुरू होते हैं। हार्मोनल कंट्रोल क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर बोथ एफएसएच एंड टेस्टोस्टेरोन। स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन ये दोनों ही चाहिए होते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है वो लेडिक सेल से सिक्रीट होगा। LH बाइंड टू लेडिक सेल एंड स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस। LH क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो FSH और LH ये दोनों कहाँ से रिलीज होंगे, ये दोनों हमारे रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, इंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होंगे और मेल और फीमेल दोनों के लिए ही, ठीक है, दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए फीमेल्स में ओवेरियन साइकिल को ये स्टिमुलेट करते हैं और मेल्स में यहाँ पर देखिए लेडिक सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करती हैं। FSH क्या करेगा, बाइंड सर्टोली सेल एंड एनहेंस द नंबर ऑफ लेडिक सेल। LH रिसेप्टर्स, FSH क्या करेगा, सर्टोली सेल के साथ जुड़ करके लेडिक सेल को एनहेंस करता है, उसके काम को और बढ़ाता है। प्रोलैक्टिन कंट्रोल्स द नंबर ऑफ लेडिक सेल रिसेप्टर्स, LH रिसेप्टर्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिसेप्टर्स को बढ़ावा देने का काम यहाँ पर प्रोलैक्टिन भी करता है। प्रोलैक्टिन एक तीसरा हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज होता है। फीमेल में ये मिल्क प्रोडक्शन के जो लेडीज़ अभी प्रसूता अवस्था में है, ठीक है, वहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन का काम जो है वो प्रोलैक्टिन करता है। इनहिबिन सिक्रेटेड बाय सर्टोली सेल। इनहिबिन ये कौन सिक्रेट करेगा, सर्टोली सेल। ऐसा क्यों होता है वो हमने होम्योस्टेसिस में पढ़ा है। ठीक है, लेवल बहुत ज़्यादा भी नहीं होता। FSH का लेवल ऐसा नहीं है कि निरंतर बढ़ता रहेगा। जैसे FSH का लेवल ज़्यादा होगा तो सर्टोली सेल एक दूसरा हार्मोन सिक्रेट करती हैं, वो क्या है, इनहिबिन। इनहिबिन सिक्रेट करेंगे तो FSH इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, testosterone act directly on some tissues must be converted to either DTH or estradiol to mediate its action in some other tissues। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो कुछ टिश्यूज़ को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है, इसलिए नेचर ने, प्रकृति ने क्या किया है कि उसको DTH डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर दिया है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को समझते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म जेनेसिस, स्पर्म का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ये शुरू होता है प्यूबर्टी में और थ्रू आउट द लाइफ चलता है मेल्स के अंदर। अकर इन द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में ये होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो रैपिड माइटोसिस से शुरू होती है। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिवीज़न। ठीक है, जिसके अंदर आप 2n इधर है तो 2n ही इधर भी है, ये इक्वल डिवीज़न होता है, कोई रिडक्शनल डिवीज़न नहीं होता है। इससे क्या होगा कि निरंतर जो है वो स्पर्मेटोगोनियम या जो सेल्स हैं वो लगातार बढ़ती रहेंगी अपनी संख्या में। स्पर्मेटोगोनिया या स्टेम सेल्स जो हैं वो माइटोसिस के अंदर जाती हैं, खूब सारा प्रोडक्शन जो है वो स्टेम सेल्स का हो जाता है। फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेंगे, स्पर्मेटोगोनिया को डिवाइड करते हैं। वन सेल प्रोड्यूस्ड इज अ स्टेम सेल।
ओके, बाकी जो दूसरी सेल होंगी वो भी क्या बन जाएंगी, स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस। मियोसिस क्या होगा, रिडक्शनल डिवीज़न। अब मियोसिस क्या करेगा कि इनके क्रोमोसोमल नंबर को डिवाइड कर देगा। मेल्स, हमारे ह्यूमंस में क्या होता है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो ये 23 और 23 इधर ऐसा डिवाइड कर देंगे। ये क्या कहा जाएगा, मियोसिस। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मियोसिस में जाते हैं और यहाँ पर जो सेल बनेगी उसे हम हैप्लॉइड कहते हैं, एन नंबर कहते हैं, 2n नहीं कहते हैं। 2n क्या होगा, डिप्लॉइड सेल। ठीक है, ये हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा, लेट स्पर्मेटिड्स आर प्रोड्यूस्ड विद डिस्टिंक्ट रीजन। अब स्पर्मेटिड्स बनने शुरू हो जाते हैं, हेड, फिर मिड पीस और टेल, ये एक स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर रहता है। और ऐसा होने में 64 to 72 डेज, इतने दिन का समय, 3 दिन का समय लगभग लगता है। स्पर्म कैन रिजल्ट आफ्टर मैच्योरिंग ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, तो स्पर्म सेल्स बनती हैं वो स्पर्मेटिड्स के मैच्योरेशन के बाद ही होता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर किस तरह का डिवीज़न है। स्पर्मेटोगोनियम, ये क्या हुआ, रेगुलरली माइटोसिस में चलते रहे और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या हुआ, मियोसिस हुआ, डिप्लॉइड सेल बने। ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये हैप्लॉइड सेल बने। यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, फिर ये बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये प्यूबर्टी की एज तक यूं ही रहते हैं, ठीक है, निरंतर। और उसके बाद फिर ये मियोसिस होगा और फिर से रिडक्शनल डिवीज़न। लेकिन इस बार इस रिडक्शनल डिवीज़न में इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं बदलेंगे, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, 23 का हाफ नहीं होगा, 12.5 क्रोमोसोम्स नहीं होंगे। ये क्या है, सेम रहते हैं और इनके सेम रहने से ये स्पर्मेटिड्स बनते हैं। और यही स्पर्मेटिड्स सिर्फ मैच्योर होते हैं आगे चल कर के, तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसमें हेड पार्ट रहेगा, मिडल पार्ट रहेगा और टेल पार्ट रहेगा। ये इनके 3 पार्ट रहते हैं। आगे का इसका जो पार्ट होता है, कई बार 4 पार्ट लिखते हैं, तो आगे का जो हिस्सा है वो एक्रोसोम कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा होने में 64 to 72 डेज लगते हैं। सीमेन क्या है, थिक, ओपेक, विस्किड। ठीक है, सिक्रेशन डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा ऑफ मेल एट द क्लाइमैक्स ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। तो ये सीमन जो है वो रिलीज़ होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, टेस्टिस और सेमाइनल वेसिकल, इन सब के जो प्रोडक्शन है इनका मिक्सचर है, जो कि 2 से 5 ml तक हो सकता है और एल्कलाइन होता है रिएक्शन में। स्पर्म काउंट जो है वो 60 to 150 मिलियन पर ml होते हैं और मोटेलिटी जो है वो 80% से ज़्यादा मोटाइल होने चाहिए। ठीक है, सीमन में 2 पार्ट रहेंगे। स्पर्म्स जो हैं वो 10% ही होते हैं और स्पर्म जो है वो 10% ही होते हैं और सेमाइनल प्लाज्मा जो है वो 90% होता है। सेमाइनल प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, फ्रुक्टोज, फ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रेट, पेप्सिनोजन, ये सब पाए जाते हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो प्रोडक्ट है 30% के लगभग होता है, उसमें भी ग्लूकोज है, फाइब्रिनोलाइसिन है, ठीक है, क्लोटिंग एंजाइम्स होते हैं और बाइकार्बोनेट, सिट्रेट, इस तरह के पार्ट्स पाए जाते हैं। स्पर्म का एक स्ट्रक्चर देखें तो मैच्योर जो जर्म सेल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, वहीं पर ये मैच्योर हो जाती है। और इसके पार्ट क्या होंगे, हेड पार्ट होता है जो कि 4 से 5 म्यू मीटर इतना होता है और इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, स्पर्म या फिर कहें कि जर्म सेल बोलते हैं इसे, मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन नाम है जर्म सेल। और जर्म सेल हमेशा ही 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की होती हैं। इसका जो इंटीरियर 2/3 पार्ट होता है न्यूक्लियस का, वो
एक्रोसोम से कवर्ड रहता है। एक्रोसोम क्या है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, वेसिकल है, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे oocyte के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, एक्रोसोम। टेल क्या होते हैं, टेल में नेक पार्ट, मिडिल पीस, प्रिंसिपल पीस, एंड पीस, इस तरीके के अलग अलग पार्ट दिए हैं। तो नेक के अंदर बेसिकली क्या होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल्स होंगे, और इसमें स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। टेल मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म के मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल पार्ट जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है टेल पार्ट में। तो इस तरीके से ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। रेगुलेशन कैसे होगा, सभी के सभी ये जो प्रोसेस हैं वो हार्मोनल रेगुलेशन से होते हैं। हार्मोनल रेगुलेशन में भी मास्टर ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस है, जो कि आगे पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजेगी, स्टिमुलस भेजेगी। और एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास जो हार्मोन हैं, अभी हम बात कर रहे थे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो रिलीज़ होगा तो FSH और LH को सिक्रेट करता है। LH क्या करेगा, वो लेडिग सेल के साथ बंध जाता है, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और दूसरा होता है FSH, ये सर्टोली सेल के साथ बन जाता है। सर्टोली सेल क्या करती हैं, इन टेस्टोस्टेरोन का डेवलपमेंट करेंगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, मेटाबॉलिज्म देखती हैं, ठीक है। तो FSH यहाँ आएगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं, और उनको स्टिमुलेट करने का काम भी इन दो हार्मोन्स का ही, ठीक है। और ये सब जो प्रक्रियाएं हैं वो स्क्रोटम में हैं। FSH और LH जो रिलीज़ होते हैं वो पिट्यूटरी में हैं, और हायर सेंटर जो है वो हाइपोथैलेमस है। तो इस तरीके से आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। इससे रिलेटेड आपके और कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।